गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, मैं सुनहरी सर आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास। आपको 12th क्लास अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर बात आती है तो वो होता है हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है, जिसका पार्ट 1 यानी एक फॉर्मूला की वीडियो हम पहले करा चुके हैं और आज ये पार्ट 2 फॉर्मूला पार्ट 2 हम आपको कराने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक करना और फिर आपने कलीग्स यानी जो क्लासमेट हों उनको अपने वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपका चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर आपको आगे आने वाली वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है डेली बेसिस पर आपको मिलती रहे, ठीक है। और जल्दी से ये मुझे बार बार कहना ना पड़े बीच बीच में कि वीडियो को बार बार मुझे ये कहना ना पड़े कि वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आज सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि हैंड ऑफ कर दो, ठीक है। फिर जो है फोन में मैं आज आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि कल मैंने आपसे वायदा किया था कि क्योंकि हमारे पास टाइम कल कम था बच्चों, ठीक है। हाँ, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज की क्लास का आनंद ले सकें। मौसम भी बहुत अच्छा है और आज आपके लिए बहुत ही सेलेक्टेड स्टोरी लेकर आए हैं जिससे कि आपको सुनने में जो बच्चे कहते हैं कि सर पहले मोटिवेट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बात करें तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है इस साल, स्वतुल्य सममित संक्रामक एकांकी आच्छादक, ये हमको पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, लाल वटे कक्का, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, चतुर्थांश, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। sin 2a cos 2a tan 2a, sin 3a cos 3 tan 3a, ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। sin a प्लस बी cos a प्लस बी, sin a माइनस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ये आपको पता होने चाहिए। 2 sin a इंटू cos a, 2 cos a इंटू sin a, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b, ये भी हमें पता होने चाहिए। अगर बात करें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूले भी हमको याद होने चाहिए क्योंकि बीच बीच में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आव्यूह और सारणिक में बढ़ चुके हैं। तो आव्यूह के अंदर हम सीखते हैं, आव्यूह के अंदर रो और कॉलम होते हैं। आव्यूह के अंदर जो संख्या होती हैं उनको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और फिर आव्यूह के अंदर हमने सीखा है आव्यूह का परिवर्त करना और दो आव्यूह को जोड़ना, दो आव्यूह को घटाना, फिर दो आव्यूह का गुणा करना। गुणा जब हम करते हैं तो उनका रो और कॉलम में गुणा करते हैं। ये सब चीजें पुरानी बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जो बात को बता रहा हूं वो टू द पॉइंट आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। रिहर्सल आपको लगातार होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस लाना तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे हेलीकॉप्टर शॉट मारना है और आप रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर शॉट मारने का लगातार प्रयास करना होगा। चलिए, तो क्या करें, आज हमारी लाइट साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जब तक तन में यानी इन्वर्टर में जान रहेगी तब तक अपनी आवाज को फूंकते रहेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं, हाँ भाई बिल्कुल 100 प्लस हो चुके हैं बच्चा। मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करने ही वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपका कितना पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आव्यूह के अंदर हमने दो आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखा है। फिर आव्यूह का हमने ऑपरेशन मेथड से ए इनवर्स निकालना भी सीखा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चौथे चैप्टर के हमने पाठ पढ़ा सारणिक डिटर्मिनेंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने सीखा है सारणिक का मान निकालना, जिसको हम प्रसरण या प्रसार करना भी कहते हैं। आप सारणिक के अंदर हमको चिन्ह ध्यान रखने होते हैं, उसके अंदर भी रो और कॉलम होते हैं, लेकिन आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर होता है ये आपको पता होगा। आव्यूह और सारणिक के अंदर, आव्यूह के अंदर रो और कॉलम बराबर हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारणिक के अंदर रो और कॉलम बिल्कुल समान होते हैं। रो 2 हैं तो कॉलम भी 2 होंगे और रो सारणिक जो है एक
वर्ग आव्यूह का एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। और सारणिक की मदद से हम आगे क्या करते हैं, हमने आपको सिखाया है सारणिक में 5-5 नंबर के सिद्ध करने वाले सवाल जो बेहद ही इंपोर्टेंट होते हैं। सारणिक के ऑपरेशन हमें पता होने चाहिए। सारणिक के अंदर एक रो या किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, पूरी रो में या पूरे कॉलम में अगर 0 0 आ जाता है तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। दूसरा हमने सीखा है कि अगर किसी सारणिक के अंदर 2 रो एक जैसी हो या कोई सी 2 कॉलम एक जैसे हो तो उसका भी मान हमारा 0 होता है। हाँ, आव्यूह और सारणिक में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि अगर आव्यूह के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी यानी एक संख्यात्मक मान, जैसे मैंने लिख दिया 5 का अगर गुणा करना है तो जब आप 5 का गुणा करेंगे तो आव्यूह के अंदर जैसे हम 5 का गुणा करते हैं बच्चा, तो वहां पर हमें आव्यूह के अंदर प्रत्येक संख्या में गुणा कर देना होता है। ये क्या हो गया, प्रत्येक संख्या में गुणा कर देना होता है। लेकिन अगर हम सारणिक के अंदर किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं 5 का, तो हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा करना होता है। ठीक इसी तरीके से हम आव्यूह में जैसे हमने ए इनवर्स निकाला था और तो ए इनवर्स हमें यहाँ पर भी निकालना होता है, लेकिन सारणिक में ए इनवर्स निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना होता है, क्योंकि बच्चा जो है ज़्यादातर हमने फॉर्मूले मेथड का प्रयोग ज़्यादा करते हुए उन्हें लगता है कि सर हमें फॉर्मूला मेथड ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि सर सारणिक के अंदर हम उप सारणिक, सहखंड और फिर सहखंडज निकालना भी हम सीखते हैं। उसके बाद हम ए इनवर्स पर आते हैं। फिर आव्यूह के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट एक्सरसाइज रहती है जिसमें 2 समीकरण दिए होते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण को आव्यूह मेथड से, आव्यूह की विधि से हमको हल करना होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आज की आपकी स्टोरी शुरू कर रहा हूं बच्चों। मोटिवेशनल स्टोरी कुछ इस तरीके से है, जो कल की जो स्टोरी थी आपने इतना प्यार बनाया, मैं आज भी कहूंगा कि आज भी अगर आप फिर से अगर मेरे पास अगर 200 लाइक्स आज के सेशन में रहेंगे तो एक और स्टोरी इस वीडियो के लास्ट में अगर दूंगा। लेकिन पहली स्टोरी सुनिएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अभी तुरंत लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटिवेशनल स्टोरी शुरू कर रहे हैं बच्चों। कि एक समय की बात है, तो एक राजा को किसी दूसरे राजा ने 2 तोते भेंट किए, और वो तोते जो भेंट किए थे पैरट, और तो तोते भेंट किए तो वो दूसरा जो राजा था अपने राज्य में लेकर आया उन तोतों को, बड़ा खुश था तो कि हमें किसी दूसरे प्रदेश के राजा ने हमें 2 पैरट दिए हैं। खुशी खुशी वो अपने घर पे लेके आया। तो घर पे लाने के बाद उसने क्या किया कि इतने अच्छे तरीके से हमें किसी दूसरे ने सम्मानित किया है, तो उन तोतों को सही से पालने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेनापति नियुक्त कर दिया। उनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि उसका काम यह था कि उन तोतों को खाना खिलाना, उनकी देखरेख करना उनको, और उनको आगे के लिए उड़ान भरना, उनको सिखाना कि कैसे कलाकारी की जाती है। तो फिर राजा अपने कार्य में बिजी हो गया। होता यह है कि कार्य में बिजी हो जाने के बाद उस राजा ने कुछ समय बाद उन जो पैरट थे उन तोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि बताओ कैसे क्या अच्छी तरीके से इनकी परवरिश चल रही है दोनों तोतों की। तो वो जो सेनापति जो व्यक्ति नियुक्त किया था उसने कहा कि राजा साहब, एक तोता तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है और बहुत दूर आकाश तक जाता है, फिर लौट कर आ जाता है। लेकिन राजा जी, जो दूसरा तोता है, वो दूसरा तोता वो उठता है, खाता है, पीता है, डाल पे बैठता है और फिर कहीं उड़ता नहीं है, डाल पे बैठता है, फिर घर पे आ जाता है। तब राजा के दिमाग में आया कि ये तो भाई बड़ी विचित्र समस्या। उसने गिफ्ट किए थे उन तोतों को, उनसे कहा दूसरे राजा से कि ऐसे ऐसे कहानी। तो उस राजा ने भी जहाँ से तोते लिए थे उसको बुलाया गया। वो था एक किसान। वो जैसे ही उस राजा के पास पहुँचा तो उसने कहा कि ये तुमसे राजा ने हमें भेंट किए हैं, तुम्हारे तोते हैं, बताइए ये किस तरीके से किस तरीके से हमें। तो फिर उसने बताया कि राजा जी, मैं इनको अभी 1 दिन के अंदर ही इसको दूसरे तोते को सुधार दूंगा और आप मुझे कुछ वक्त का समय दीजिएगा। तो आप केवल खिड़की से देखते रहना कि क्या क्या माजरा है। तो जैसे ही किसान उस तोते को देखता है कि वो खाता, पहले दिन उसने देखा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा था, दूसरे दिन उसने कहा कि अब मेरे हाथ में आ गया है कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है।
तो जिस जो तोता था एक उड़ान भरता था अच्छी तरीके से, जो दूसरा तोता था वो डाल पे बैठ जाता था, उसने क्या किया, उस डाल को ही काट दिया। वो जो डाल थी उसको कट कर दिया, और जैसे ही डाल को कट किया तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही डाल टूटी फिर उसके पास कोई चारा नहीं था, वो उठा, खाना खाया और फिर वो उड़ान भरने लगा। तो कहानी का सार समझिएगा, जब तक हमें सहारा मिलेगा हम वैसा करेंगे। उस किसान ने उस डाल को काट दिया और उसके पास कोई चारा नहीं बचा फिर सिवाय उड़ने के, और फिर वो उड़ना सीख गया। और फिर वो इसी तरीके से हम किसी का सहारा इसी तरीके से सहारा लेकर बैठ जाते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है, ये है, हमारे पास बहुत समय है। अरे अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में दिवाली आएगी, दिवाली के बाद पढ़ना तैयार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन समय सहारा मत लीजिए, क्योंकि समय ऐसा आ जाता है, अगर आप अच्छे समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बुरा समय भी आपको सबक का पाठ पढ़ा देगा। फिर तुम्हें याद आएगी कि उस अच्छे समय की, कि अगर मैंने अच्छे समय में पढ़ लिया होता पहले तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, हम आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूले करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी लाइट आ चुकी है, सभी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। अनुराग वर्मा कह रहे हैं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, अपना तो दौर आएगा। चलो अच्छी बात है, विवेक गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे सातत्यता। चैप्टर नंबर 5 से हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सातत्यता और अवकलनीयता। तो पहली जो एक्सरसाइज है मैं आपसे बता दूं, जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 5.1 से 101% आपसे एक से दो सवाल आपके पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, पेपर में मैंने देखा है 12-12 नंबर तक का इस एक एक्सरसाइज से पेपर में बनता है। एक एमसीक्यूज एक नंबर का, और कभी कभी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से सिंगल एक्सरसाइज से एक आते हैं। तो आपको सातत्यता बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सातत्यता की कंसेप्ट जिस बच्चे पर आती है, इसीलिए कह रहा हूं अभी से समझ लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, जो मैं आपको समझाऊं एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, ठीक है। आइए, सातत्यता एक्सरसाइज 5.1 है, और इस एक्सरसाइज में हमें सिखाया जाता है कि जो सातत्यता है, जो फलन है, वो कंटिन्यूअस है। इंग्लिश में बोलते हैं सातत्यता को सातत्यता, सतत और सांतत्यता। तीनों ही सिमिलर वर्ड हैं। इनको किस तरीके से आपको पूछ सकता है कि सतत की जांच करिए, या सातत्यता की जांच करिए, या सांतत्यता की जांच करिए, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस फलन है। ये इस तरीके से मैं बिना पेन को उठाए इस तरीके से चल रहा हूं। टू द पॉइंट बात करेंगे कि हमारे पेपर में क्या आएगा, क्या सवाल होते हैं। हम बिल्कुल रामायण में, महाभारत में जाने के प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है 90+ का बच्चा। और 90+ लाने के लिए आपको ये पूरी उधेड़बुन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाता है। इधर उधर की बात ना करके सीधा पॉइंट पर आएंगे। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस। आप देख रहे हैं कहीं पर भी कट नहीं है। अगर आप इस तरीके से कट लगा के इसको बात करते हैं तो ये हमारा, आप देख पा रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस फलन है, यानी असातत्य है। लेकिन हमें किसी, अब बात आती है सवाल की कि सर सातत्यता के सवाल में हमें क्या क्या दिया होगा। हमें फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले फंक्शन दिया होगा, और हमें कहा जाएगा कि सातत्यता की जांच करिए। किसी, या तो वो बिंदु देगा या उस फंक्शन को देखकर हमें यह पता करना होगा कि किस बिंदु पर हमें जांच करनी है। यानी x बराबर क्या लेना है वो अभी हमें दिया, या तो दिया होगा सवाल में, या उस फंक्शन में ही क्लू छिपा होगा कि जिस बिंदु पर हमें जांच करनी है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा सातत्यता की कंसेप्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चतुर्थांश के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि यहां पर हमारा मूल बिंदु होता है 0,0, और ये हमारा हैंड, अगर बात करें तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यहां हम लिमिट पर काउंट करते हैं सातत्यता की जांच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड में राइट हैंड लिमिट। ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और फिर अगर आप बात करें कि सर, जैसे अगर हम चतुर्थांश पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो जिस मूल बिंदु से जब आप एक्स अक्ष में लेफ्ट में जाएंगे तो मान घटता है। क्या होता है? मान घटता है। इधर की तरफ जाएंगे तो, अगर हम राइट में जाएंगे तो मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है।
बढ़ने का मतलब ग्रेटर देन और घटने का मतलब लेस देन। ठीक है, फिर आइएगा हमें क्या लिखना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x गोज टू a माइनस, और ये हमारा फंक्शन f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लिमिट x गोज टू a माइनस फंक्शन f(x) जो हमें दिया जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे फिर, लिमिट x गोज टू a प्लस फंक्शन f(x). फंक्शन दोनों तरफ ही एक जैसा ही रहेगा क्योंकि एक सवाल का फंक्शन एक ही होता है, लेकिन सवाल के अंदर उस फंक्शन के दो मान अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए और फलन के मान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये हमें अपने फंक्शन को देखकर पता करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उस फंक्शन का मान क्या दे रखा है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का मान क्या दे रखा है। तो अब अगर हम फंक्शन को x से h में लेकर जाते हैं तो हमें वहां पर लिखना होता है लिमिट h गोज टू 0। मैं एक सवाल लेकर आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि क्या कहा गया है। लिमिट h गोज टू 0 f x के स्थान पर, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x के स्थान पर a माइनस h करना है बच्चा। ठीक है, क्या करना है, a माइनस h। जल्दी से जितना हो सके सेशन को शेयर कर दिएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h गोज टू 0 f a प्लस h, इस तरीके से। यानी सीधा समझेंगे कि सर पहले हमें फलन को इस तरीके से नोट करना है। नोट करने के बाद हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर फलन का मान। आप कहें कि सर पहले फलन का मान निकाल लें, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालें, तो कोई बात नहीं है आपको, लेकिन काम कायदे से करना आना चाहिए जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप राइट हैंड लिमिट को क्यों ना पहले निकाल रहे हो। मैंने आपको बता दिया जब फंक्शन को x से h में लेकर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x के स्थान पर a माइनस h कर देते हैं। अब आप कहोगे कि ये a क्या है, a वो बिंदु है जहां पर हम x बराबर हमें कहा जाएगा। जैसे यहां पे कह दिया x बराबर a पर जांच करिए, तो वो वही बिंदु है a। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें x बराबर रखना होता है a प्लस का h, ये हमें राइट हैंड लिमिट में रखना होता है। अब बात कहेंगे कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, मान के एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दीजिए। जैसे कि हमें कोई फंक्शन दे दिया x बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 1, हमसे कह दिया x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच करिए। तो यहाँ पर ये जो a है, ये जो 3 है, 3a का काम कर रहा है, a के स्थान पर 3 है, फंक्शन हमारा ये है। और हमें फलन का मान, सातत्य फलन जब ही होगा, सातत्य फलन कब होगा ये मैं आपको सबसे पहले अब बता देता हूं कि फलन सतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और फलन का जिस बिंदु पर जैसे a पर जांच करना है वो तीनों मान अगर बराबर आते हैं तो फलन सतत है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान जिस बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं, अगर वो तीनों मान जो है बराबर हैं तो वो फलन सातत्य होगा। इन अदर केस ये जो फंक्शन है क्या होगा, असतत होगा, या ये कह सकते हैं सातत्यता का कोई बिंदु नहीं है। सवाल को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। यानी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालनी आनी चाहिए और फलन का मान भी निकालना आना चाहिए। अगर जैसे हमने ये सवाल लिख दिया x बराबर जितने भी बीजगणितीय फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो किसी भी रियल नंबर पर वो सभी फंक्शन जो है कैसे होते हैं, सतत होते हैं, सातत्य होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, एक बात पॉइंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर मैंने सिखाया लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है, लेकिन फलन का मान कैसे निकालना है ये आपको क्या करना है, बड़ा आसान है, आपने 11th क्लास में सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो एक सवाल में मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे x बराबर 3 पर हमें जांच करनी है तो हम x के स्थान पर 3 रख देंगे। x के स्थान पर 3 कैसे रखेंगे, f3 बराबर 3x स्क्वायर प्लस के 1, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस के 1, यानी 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28, इस तरीके से फलन का मान हो जाएगा। अब जिस तरीके से फलन का मान आया है वैसे ही हमें उतना ही मान हमारा क्या आना चाहिए, जितना हमारा फलन का मान आया है उतना ही मान हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, उतना ही राइट हैंड लिमिट आना चाहिए, तभी ये फलन जो है सतत होगा। आइए अब मैं आपको और तरह तरह के फंक्शन लेके बताता हूं। जैसे कि
मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई एक और फंक्शन लिख दिया, x गोज टू, ये मैंने कोई फंक्शन लिख लिया मॉड x अपॉन x 0। आप कहेंगे कि सर x इक्वल नॉट 0 और x बराबर 0। तो ऐसे सवाल पेपर में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप कहोगे कि सर किस बिंदु पर जांच करनी है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन सा फलन का मान लेना है। सबसे पहले आप सवाल को समझेंगे, सीधा यहाँ पर लिखा होगा, फंक्शन दिया होगा सातत्य की जांच कीजिए। क्या कहेगा? सतत की जांच करिए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो x बराबर कोई बिंदु नहीं दे रखा, हमें उस फंक्शन में पहले पढ़ना है कि सर फंक्शन के f(x) के दो मान हैं, एक है मॉड x अपॉन x और दूसरा मान है 0। लेकिन ये जो मॉड x अपॉन x है, ये मान कब लेना है? जब फलन का x का मान 0 के बराबर ना हो। और बराबर की कंडीशन हमेशा और हमेशा फलन के मान पर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने x का मान 0 ले लिया, तो आप सीधा फलन का मान क्या रख दोगे? 0। यानी और जांच करने का पॉइंट आता है कि किस बिंदु पर जांच कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो x की जो कंडीशन है, जो लिमिट्स हैं, वो किस बिंदु पर दे रखी है? x बराबर 0 पर नहीं, x बराबर 0 पर। यानी हम यहां पर कहेंगे कि हमें जांच किस बिंदु पर करनी है? x बराबर a का मान यहां पर कितना है? 0। आप कहेंगे x बराबर 0 पर जांच करनी है। और जब आप फलन का मान लिख रहे होगे तो सीधा फलन का मान हो जाएगा, फलन का मान हो जाएगा, फलन का मान हमारा हो जाएगा f0 पर 0। यानी f0 रखेंगे x के स्थान पर तो सीधा फलन का मान 0 हो जाएगा। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे, जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे, तो दोनों बार हमें क्या लेना है? फंक्शन का मान ये लेना होगा, मॉड x अपॉन x। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि यहां पर क्या कहा है कि x का मान बराबर नहीं है 0 के, 0 से छोटा भी हो सकता है, x इज लेस देन 0 भी हो सकता है, और x इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि सर x इज लेस देन कहां पर लगाते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट में। और x इज ग्रेटर देन कहां पे लगाते हैं? राइट हैंड लिमिट में। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और जिसने नहीं पढ़ा है, अब बहुत से बच्चों का कमेंट ये भी होगा कि सर पूरा करके बताइए, क्योंकि उन्होंने नहीं किया है। तो आपको एक ही काम करना है बस, हमारे वीडियो के, हमारे जो सब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा लिया है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा हम करा चुके हैं। बस यहाँ पर केवल फॉर्मूला की कंसेप्ट, मेरा उद्देश्य है कि आपको फॉर्मूले की कंसेप्ट बताना और समझाना। अगर आप चाहते हैं कि सर पूरा हमें समझना है, पूरा हमें सीखना है, तो अभी जाइएगा, यानी वीडियो के ये पूरा समझिए, क्योंकि मैं अभी इसके बाद में फिर अवकलन के फॉर्मूले, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, और आगे बढ़ता चला जाऊंगा जितना हो सकता है आज। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सातत्यता के सवाल आपने बताया है, आता है 101% आता है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ये अगर दे रखा है चैप्टर, और अब डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो 101% इसका जो है सवाल आपको पेपर में जरूर मिलता है बच्चों। ठीक है, लिमिट्स से सातत्यता की जांच करना। तो आपको करना बस एक ही काम है कि आपको हमारे चैनल पर जाना है, और वहां पर जब आप थोड़ा सा खोज करना पड़ेगा आपको, या प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में पहुंचने के बाद आप चैप्टर नंबर 5 का बस पार्ट 1 से स्टार्ट कर देना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम जो है आप क्या करा रहे हैं। बस आप अपने फोकस रखिए अपनी स्टडी पर, और कॉपी किताब से जो मैं लिखा रहा हूं आपको लिखते जाना है। ठीक है, आइए फिर मैं आपको कुछ और बात बता दूं, जैसे कि हमने कोई फंक्शन ले लिया f(x) इज इक्वल टू, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया हमने x। ठीक है, इस तरीके से, और ये x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ मैं x के स्थान पर, ये मैंने ओरल लिखा है, नो कॉपी, नो बुक, नो नोट्स। ठीक है, मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, कब हमें फलन का मान लेना है, कब हमें क्या लेना है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं 2x भी लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैंने ओरल ही लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस बिंदु पर जांच करेंगे। इस सवाल के लिए हमें अलग से नहीं कहा जाएगा, अगर कह दिया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कहा है तो इस फंक्शन की कंडीशन को देखेंगे। x का मान 1 पे दिखा रखा है दोनों तरफ, तो यहां से पता करना है कि हमें x बराबर किस पे जांच करनी है? 1 पे।
यानी ए का जो काम करेगा वो क्या करेगा, 1 करेगा। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम फलन का मान अगर निकाल रहे हैं, फलन का मान हमेशा इक्वल टू की कंडीशन में निकालते हैं। फलन का मान फिर से समझना और लिख लेना अगर हो सके तो, फलन का मान इक्वल टू की कंडीशन में निकालते हैं। x इज लेस देन इक्वल 1, इसका मतलब है x इज लेस देन इक्वल 1, यानी x बराबर है 1 के और x छोटा है 1 से। यानी जब आप फलन का मान निकाल रहे हो, फलन का मान निकालो तो सीधा f x बराबर x रख देना और 1 रखोगे मान तो f 1 रखने पर 1 आएगा, इस तरीके से। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये कह रहा है x छोटा है, छोटे की कंडीशन अगर आप बात करेंगे कि सर छोटे की कंडीशन कैसे पहचानेंगे, यहां लिखा है लिमिट x का मान a से छोटा। लेफ्ट हैंड लिमिट ये खुद बताती है कि ये क्या दे रखा है कि लिमिट में x का मान a से छोटा है, तो फंक्शन हमें उन दोनों, जो अभी जो सवाल था पीछे उसमें कौन सा फंक्शन लेना है वो हमें यहाँ चिपका देना है। और अगर हम बात करें इसका क्या मतलब है सर, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में प्लस का मान होता है बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा, राइट हैंड लिमिट बड़ा, यानी x गोज टू a प्लस, यानी x का मान a से बड़ा और a के स्थान पर उस सवाल के लिए 1 है। तो मेरे साथियों देखो, यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, क्योंकि लेस देन की कंडीशन है, तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप कहेंगे फिर राइट हैंड लिमिट किस पे लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर दे रखा है x इज ग्रेटर देन, तो तब आपको यहां पर तो हमें फलन क्या लेना होगा, एफ एक्स इजिकल टू क्या लेना होगा, x। और जब मैं कंडीशन लगा रहा हूं x इज ग्रेटर देन 1, तो आप समझेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x इज ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट के लिए, और फलन का मान आप लिख लेंगे, फलन एफ एक्स का मान लिख लेंगे 2x, इस तरीके से। और फिर अपनी लिमिट लगा के मान निकालेंगे तीनों के, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फलन सतत है, इन अदर केस वे फलन सतत नहीं है। तो मैं समझता हूं सभी के समझ में आया होगा कि सातत्यता की जांच कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ले चलता हूं अपने किस पर, चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज, हाँ भाई, फिर मैं आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज 5.2 यानी अवकलन। अवकलन अवकलन टू द पॉइंट बात करेंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैसे करते हैं, अवकलन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जिसका हमें अवकलन करना है उस पर हम लिख देते हैं d ओवर dx। अब इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब आप कहें कि सर हमारे पास ये y है, इस y का करें तो y का x के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है dy ओवर dx, यानी किसका अवकलन हो रहा है, y का, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के। जिसके सापेक्ष करते हैं उसको कहते हैं, उसी के सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया, अभी लिख दिया y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां पर हमें लिखना होगा y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन, चलिए तो अवकलन करते समय यहां हम dy ओवर dx लिखते हैं और यहां हम लिख देते हैं d ओवर dx और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 3। आप कहेंगे अब ये हमारे 3 पद हो गए, तो तीनों पदों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिए, नोट करते जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। जितना आता है उस, आप कहेंगे सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, नोट बनाइए तुरंत, रिवीजन में, पेपर टाइम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, आइए हम कहेंगे कि सर इसका आपको अलग अलग पेपर में लिखने का तरीका, अवकलन सब कर देते हैं, लेकिन आपको अगर पेपर में छोटा सा सवाल आ जाए अवकलन का 2 नंबर में, तो सीधा आंसर मत लिखना, प्रॉपर तरीके से लिखना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर d ओवर dx लिख के उसका अवकलन इस तरीके से करना। और फिर एक बार ये ऐसे दिखाना होगा आपको पेपर की, अगर तैयारी कर रहे हैं, 100 में से 100 लाना चाहते हैं, 134 में से चाहते हैं कि हमारी मार्कशीट में 95 प्लस 90 प्लस या जो आपने सोच रखा है उतने नंबर हों, तो आपको प्रॉपर तरीके से अलग अलग इस तरीके से करना होगा।
जिससे कि टीचर मजबूर हो जाए 5 नंबर में से एक भी नंबर कम ना करे, पूरे के पूरे 5 नंबर दे। इसलिए बच्चा आपको वो मेहनत करनी होगी, उस लेवल की तैयारी करनी होगी। अब हम यहाँ पर कह पाएंगे कि सर अब इसका अवकलन ये 2x हो जाएगा, प्लस का 2 कांस्टेंट वैल्यू है, d/dx करेंगे सर x का, और प्लस में 3 का अवकलन 0। अगले स्टेप में ये 2x हो जाएगा, प्लस के 2 × x का अवकलन 1, और ये हमारा 0 हम लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा स्टेप कॉपी आपको 32 पेज की आप भरना चाहो फिर भी नहीं भर पाओगे। हो सकता है अगर पेपर बड़ा है तो हो सकता है बी कॉपी की जरूरत पड़े, लेकिन सफिशिएंट होती है कॉपी। प्यार से भरिएगा, कोई ना लाइन ज़्यादा छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा काम करिए, बस आपको कॉपी इस तरीके से भरनी है बोर्ड की कि टीचर को देखते ही वो ये कहे कि भाई वाह क्या कॉपी लिखी है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अवकलन के। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने याद किया होगा, x की पावर n। मेरे साथ सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और मुझसे पहले लिख के दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए x की पावर n का फॉर्मूला n × x की पावर n - 1। और अगर हम बात करें ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है, सब मैं d/dx लिखूंगा मैं, क्योंकि x के सापेक्ष ही अवकलन को लिखूंगा, क्योंकि मैं फलन जो लूंगा वो x के रूप में ही लूंगा। अगर मैं t के रूप में ले लेता हूं तो t के सापेक्ष करना होगा। ठीक है, आइए तो x की पावर अगर मैं 3 का अवकलन करता हूं तो आप कहोगे सर 3x²। अगर आप अवकलन करेंगे d/dx x² का, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो आप कहोगे रूल यही लगाया जा रहा है, जो पावर है, बात समझने का प्रयास करेंगे, n × x की पावर n - 1। 3 घात थी तो 3 आगे चला गया और 3 में से 1 कम कर दिया, यानी n - 1 कर दिया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और मैं समझता हूँ सभी को ये इतना तो नॉलेज होगा। जिसको नहीं पता वो आज पता कर ले और कॉपी पर नोट कर ले। ठीक है, तो x ये n का काम कर रहा है, n आगे चला जाएगा और x की पावर n - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n की जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लिख देते हैं। देखिए 2x की पावर 1। अब यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि x पे पावर 1 है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ, कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और ख़ास करके हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप तैयारी करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, x का अवकलन। x का अवकलन x के सापेक्ष, बच्चा आपको सभी को पता होना चाहिए कि x का अवकलन 1 होता है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 का अवकलन क्या होता है, तो सीधा कह दोगे सर 1 का अवकलन हो, चाहे 5 का अवकलन हो, या फिर पाई का अवकलन हो, या फिर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हो, आप उस सभी का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन फिर मैं अगर आपको घुमा के पूछ लूं कि जरा मुझे बताना x की पावर 5x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी बहुत होशियार हो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दो और अपना अवकलन कर लीजिए किसका, केवल x की पावर 3 का। इस तरीके से आप कहेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन भी, फॉर्मूले में भी क्वेश्चन की कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आइए तो यहां पर आप कहेंगे कि सर 5x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x², और फिर कह देंगे 3 पंजे 15x², यानी x की पावर 5x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 15x की घात 2। इस तरीके से आइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप √x का अवकलन बताइए, तो बहुत सारे बच्चों को, मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ये रट लिया होगा कि √x का अवकलन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर √x का अवकलन होता है 1/2√x। सभी बच्चों को पता होगा, ये सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है √x का, सीधा 1/2√x। और अगर मैं आपको कहूं कि कैसे हुआ ये बताइए, सिद्ध करके बताइए, तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो अवकलन करना है, यानी √x का हमें अवकलन करना है, तो आप सबसे पहले रूट जो x लिखी हुई है उसे x की पावर 1/2 लिख लेंगे, और ये जो x की पावर n के रूल से आगे चला जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, यानी n इंटू x की पावर n -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1/2
एक्स की घात, देखिएगा ध्यान रखिएगा, 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1/2। इस तरीके से आपको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे अलग से तो आ गया माइनस के 1/2। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमने ये कैसे किया है। अब आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप तो शेर हो, शेर, ठीक है। अब आप शेर हो, मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब शेर शेरनी हैं, और वायदा करिए कि आपको ऐसे ही ना तो अब दिन देखना है ना रात देखना है, जब देखना है कॉपी और किताब को देखना है। हाँ भाई, तो इस तरीके से हमने सीखा कि रूट एक्स का अवकलन हम कहाँ तक कर चुके हैं, 1/2 एक्स की घात माइनस के 1/2। अब हम इस संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब संख्या एक्स की पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में लाने के लिए 1/, ये करणी घातांक वाले चैप्टर में हमने सीखा था, 7th क्लास में हमने सीखा था कि जब माइनस की संख्या नीचे आती है तो वो प्लस की हो जाती है। नहीं सीखा तो आपके सर हैं आपको समझाने के लिए और फिर से आपको उस लेवल की तैयारी कराने के लिए। चलिए, तो अब आप इसको कहेंगे कि सर 1/2, सभी को पता होना चाहिए कि रूट की घात कितनी होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो यही भूल जाते हैं कि अंडर रूट की, स्क्वायर रूट की घात जो होती है वो होती है 1/2, ठीक है। आइए, हाँ, अगर आप कहें कि सर करणी पर 3 घात लगी है तो इसकी घात हो जाएगी 1/3, लेकिन केवल विदाउट संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। आइए, यहां पर 1/x की घात 1/2 को हम लिख लेते हैं रूट x, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/2 रूट x। इस तरीके से हमें सवाल को आगे बढ़ना होता है और आगे कराना होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ मैं आपको एक सवाल और दूंगा और आपको मुझे बताना है कि इसका समाकलन अवकलन क्या होगा। देखिए, ये फॉर्मूला ही है और आपको बीच में ध्यान रखना होता है, बड़े बड़े सवाल में अगर आ जाए तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। हम अवकलन करने के लिए कहें, आपसे कहें 1/x स्क्वायर का अवकलन करना है तो आप कैसे करेंगे, बता सकते हैं कि आप कैसे करेंगे? हाँ भाई, यहां पर 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, घर से लगाएंगे और बताएंगे कि सर कैसे करेंगे। और 1/x का अवकलन, ये सवाल, ये फॉर्मूले आपको कैसे बनाने हैं, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी तक केवल x की पावर n पर आधारित फॉर्मूले सीखे। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप कहेंगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। e की पावर x का अवकलन बच्चा, और ये एक स्पेशल संख्या है एंटीलॉग की। e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों ही e की पावर x ही होते हैं, लेकिन समाकलन अभी आएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अवकलन बताएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अवकलन के आगे, t/dx, a की पावर x का अवकलन क्या होगा, तो a की पावर x इंटू में log a, ठीक है। फिर अगर हम अवकलन की बात करें t/dx log x, तो log x का अवकलन बच्चा होता है हमारा 1/x। फिर इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अवकलन सीखने हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि सर sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन आप सभी को आता है, और नहीं आता तो आज नोट करिए, sin x का अवकलन होता है cos x। और फिर अगर हम cos x की बात करें कि सर cos x का अवकलन, तो आप सभी कहेंगे कि सर cos x का सब नोट करते जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने नोट कर लिए अपने दिमाग में, कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में भी चिपकाने हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके आने वाले बोर्ड की कॉपी में भी ऐसे ही सवालों को अच्छे से करना है। फिर देखिए, अगर हम बात करें कि tan x का अवकलन क्या होगा, तो वो होता है sec स्क्वायर x। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अवकलन करना है हमें cot x का, तो आप कहेंगे सर माइनस के cosec स्क्वायर x। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको अवकलन करना है किसका, sec x का, तो sec x का अवकलन मेरे प्यारे साथियों sec x इंटू tan x होता है। बहुत अच्छे से समझना है, बार बार याद करना है, और याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। माइनस के cosec x इंटू cot x। लेकिन एक काम आपको करना है हमारे लिए कि सेशन पर ज़बरदस्त तरीके से लगे रहना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको मैं आगे इसी तरीके से मस्त तरीके से आपकी 90+ की तैयारी कराता रहूं। चलिए फिर हम कुछ और
इनवर्स फंक्शन अवकलन की बात करें तो कुछ बेसिक d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन मेरे प्यारे साथियों होता है 1/√1 में 1 - x²। d/dx कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, सीधा अगर बात करें तो आप कहोगे सर माइनस का 1/√x², इस तरीके से 1 - x²। बस अंतर इतना है कि जो साइन के फॉर्मूला जो होता है वही हमारा कॉस का होता है, बस कॉस में हमें क्या लगाना होता है, माइनस। ठीक वैसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के अवकलन भी सेम होते हैं। d/dx टेन इनवर्स x और d/dx कॉट इनवर्स x, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, बस अंतर क्या है सर, टेन में तो 1/1 + के x², लेकिन कॉट में माइनस के 1/1 + के x² होता है। अब हमारे लास्ट रह गए दो अवकलन, वो अवकलन है d/dx सेक इनवर्स x, और ये सेकंड लास्ट था और ये हुआ हमारा लास्ट कॉसेक इनवर्स x। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सेक इनवर्स x का होता है 1/x√x² - 1 और कॉसेक x का होता है माइनस के 1/x√x² - 1। ठीक है, यहां तक ये हमारे बेसिक अवकलन आपको पता होने चाहिए। हमारा टाइम भी हो चुका है बच्चों, बस दो फॉर्मूले में लिखाकर आपको आज की फिर मैं चेक करूंगा, आपसे अलविदा लेने का समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें कि हमें अवकलन करना है दो संख्याओं का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो आप लिखेंगे, साथ के साथ आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि dy/dx का मतलब क्या है। dy/dx का मतलब होता है y' या y1। एक बार अवकलन किया है तो, अगर आपने दो बार अवकलन किया है तो उसे कहते हैं दो कोटि का। एक बार अवकलन एक कोटि का अवकलन, दो बार अवकलन दो कोटि का अवकलन, और इसको कहते हैं y" या y2। तो आप बेझिझक dy/dx के स्थान पर y' शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले को याद करने में बड़े आसानी रहती है। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ कि पहली संख्या का अवकलन दूसरी का, पहली संख्या यों कहते हो दूसरी का अवकलन प्लस अब दूसरी यों कहते हो पहली का अवकलन। जैसे कहते हैं कि पहली को छोड़ो दूसरी को पकड़ो, फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरी को छोड़ो पहली को पकड़ो, लेकिन पकड़ तो लो, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, आइए नेगेटिव नहीं जाएंगे बच्चा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट अपॉन सेकंड, आइए यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि जो फर्स्ट अपॉन सेकंड कहें या u/v कहें, आपने जैसे भी याद किया हो बस आपको याद रखना है, या आपने अंश बटे हर का किया होगा। ठीक है, तो हम हर यानी सेकंड का स्क्वायर और सेकंड यानी हर हमारा यों कहते हो अंश यानी फर्स्ट का अवकलन, फिर माइनस, फिर अब आपका फर्स्ट यों कहते हो सेकंड का अवकलन। तो बच्चों ये आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करें, क्योंकि आपका यहाँ से कलन जो है बच्चों मेरे हिसाब से 60+ का आता है, क्योंकि पेपर आपका केवल 100 का नहीं, अगर एक्स्ट्रा पार्ट को लगा लिया जाए तो वो 134 नंबर का पेपर आपको बनता है। चलिए तो यहीं पर बच्चों एक बार मैं देखूं कि मेरे साथ कितने बच्चों ने सेशन को लाइक किया है। अगर अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अब हम इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा कम रह गया वरना मैं आपको 100-200 पर आपको एक और स्टोरी सुनाता। चलिए आपकी स्टोरी मैं आपको इसी तरीके से सुनाता रहूँगा, बस अपने आप को मोटिवेट रखिए, ये याद रखिए कि मेरा कोई टारगेट है। चलिए तो फिर चलते हैं हम अपने, क्योंकि हमें अभी ऐप में भी क्लास लेनी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है और पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, तो एक ही बात कहूँगा कि कोशिश करिए, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। न दिन देखो न रात देखो, जब देखो कॉपी और किताब देखो। जय हिंद, वंदे मातरम।